फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग सर्किट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है सेमी क्लोज्ड सर्किट्स के बारे में। तो हमने पहले ही जाना था कि ब्रीदिंग सर्किट क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो ब्रीदिंग सर्किट में था ओपन, सेमी ओपन, क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड। 4 तरह के सर्किट थे जिसमें मेन था हमारा सेमी क्लोज्ड, और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड के बारे में। तो सेमी क्लोज्ड का 6 टाइप था। मैप्लेसन सर्किट जो हम लोगों ने 6 पढ़ा वो आप पिछले वीडियो में जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग सर्किट में क्लोज्ड सर्किट के बारे में। तो क्लोज्ड सर्किट जो है बहुत ज़्यादा ही ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से नोट करने के लिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिए। सबसे पहले जो ब्रीदिंग सर्किट्स होते हैं वो क्या होते हैं ये तो हम लोगों ने जान लिया है। अब होता है कि क्लोज्ड सर्किट क्या है। तो क्लोज्ड सर्किट में क्या होता है कि नो गैसेज आर वेंटिंग आउट इन एटमॉस्फेयर, यानी जो सर्किट्स होते हैं जो मशीन से पेशेंट को कनेक्ट करते हैं, तो ये जो सर्किट होता है क्लोज्ड, उसमें क्या होता है कि गैसेज जो मरीज को डिलीवर किए जा रहे हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होगा। हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो अभी हमारे वातावरण में सांस छोड़े तो अभी आसपास में फैल गया। लेकिन ये जो क्लोज्ड सर्किट है उसमें ये होगा कि मरीज सांस लेगा, छोड़ेगा, तो जब छोड़ेगा तो वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, यानी हमारे पर्यावरण में, वातावरण में वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे गैस जो है वो बाहर नहीं लीक हो रहा, नहीं जा रहा। ओनली O2 कंज्यूम्ड बाय बॉडी, लो फ्लो एनेस्थीसिया इज यूज्ड। क्लोज्ड सर्किट में क्या होता है कि मरीज के द्वारा बस ऑक्सीजन ही कंज्यूम किया जाएगा, यानी जो मरीज है बस ऑक्सीजन को ही लेगा, ठीक है। इसमें लो फ्लो एनेस्थीसिया से काम चल जाता है, हाई फ्लो एनेस्थीसिया की नीड नहीं होती है। तो ये 3 पॉइंट याद कर लीजिए। 2 टाइप्स ऑफ क्लोज्ड सर्किट, यहाँ पे 2 तरह के क्लोज्ड सर्किट हैं। पहला है सर्किल सिस्टम, पहला कौन सा है तो सर्कल सिस्टम, दूसरा है टू एंड फ्रो सिस्टम। तो ये बस आपको याद रखना है कि क्लोज्ड सर्किट के भी 2 टाइप हैं। पहला है सर्कल सिस्टम, दूसरा है टू एंड फ्रो सिस्टम। अब हम लोग इसको समझ लिए। अब है कि इन ह्यूमन बीइंग द क्लोज्ड सर्किट सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वाटर्स इन 1923, यानी मनुष्यों में क्लोज्ड सर्किट यूज में आने लगा। कब से? तो ये जो क्लोज्ड सर्किट है वो पहली बार वाटर्स के द्वारा, किसके द्वारा तो वाटर्स के द्वारा आविष्कार किया गया, उसके बारे में बताया गया, डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। यानी वाटर्स, साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे जो है याद करिए कि वाटर्स ने इसके बारे में अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था क्लोज्ड सर्किट्स के बारे में। किस साल? तो 1923 में, यानी 1923 में। तो ये सारे पॉइंट्स याद हो गए। पहला कि क्लोज्ड सर्किट में गैस बाहर नहीं लीक करेगा, बाहर नहीं जाएगा, इसमें बस मरीज ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ऑक्सीजन ही जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन ही लेगा मरीज। फिर है कि लो फ्लो एनेस्थीसिया से भी काम चल जाएगा। 2 टाइप्स ऑफ क्लोज्ड सर्किट, पहला पहला सर्किल सिस्टम है, दूसरा टू एंड फ्रो सिस्टम है। अब हमारा है कि ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसके हेल्प से आप बहुत ही अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। यहाँ पे पेशेंट है, उसके फेस पे क्या है, माउथ को और नोज को, ठीक है, कवर किए हुए मास्क है। ये है नोज, ये है माउथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो ये इसको मास्क क्या करता है, कवर कर लेता है। तो मास्क ने नोज वाले एरिया को और माउथ वाले एरिया को अच्छे से कवर कर रखा है, ठीक है। अब ये जो मास्क है, ठीक, आपका जो मशीन है वहां से गैस आता है और मरीज इसे सांस लेता है। क्या क्या? तो ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, इनहेलेशनल एजेंट्स। मरीज इन तीनों को लिया, ठीक है, इंस्पायर किया, यानी इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन या कह सकते हैं इनहेलेशन। तो मरीज ने लिया उन सारे गैसेज को, मास्क के थ्रू उनके माउथ में आया, ठीक है, इनहेल कर लिया। अब है कि वो क्या करता है, तो एक्सपिरेटरी ट्यूबिंग के थ्रू, इंस्पिरेटरी ट्यूबिंग के थ्रू क्या हुआ कि मरीज जो है इनहेल किया, सारे गैसेज को लिया। अब एक्सपिरेटरी ट्यूबिंग के थ्रू, यानी कि यहाँ से अगर छोड़ता है वो सांस तो क्या होता है, तो ये एक्सपिरेटरी ट्यूबिंग है, ठीक है, ये एक्सपिरेटरी का पार्ट है, यानी जो छोड़ रहा है वो यहाँ से होगा,
आएगा। तो छोड़ने वाला जो है, यानी जब सांस छोड़ा तो एक्सपिरेटरी ट्यूब के थ्रू, यहाँ पे सर्किट के थ्रू ये आ जाता है ब्रीदिंग बैग में। कहाँ आया? तो ब्रीदिंग बैग में आ गया। अब ये ब्रीदिंग बैग में आया, उसके बाद इसमें क्या आ गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है हार्मफुल चीजें वो क्या होती हैं? तो अब ये सोडा लाइम के पास जाती हैं। सोडा लाइम कैनिस्टर में क्या क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें कुछ जो होते हैं सिलिका भी होते हैं। तो इसका काम क्या है? तो आप लोग याद कर लिए कि सोडा लाइम कैनिस्टर में ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और सिलिका भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी मटेरियल्स जो हैं वो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है उसे यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यानी ये जो सोडा लाइम होता है ग्रेन्युलर फॉर्म में वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे दोबारा मरीज जो है वो CO2 को नहीं लेगा, बस ऑक्सीजन ही कंज्यूम करेगा, ऑक्सीजन ही लेगा, दोबारा CO2 नहीं लेगा। तो ये वाला लाइन आप समझ गए कि CO2 तो यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, तो दोबारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो मरीज लेगा नहीं, बस ऑक्सीजन ही लेगा, क्योंकि यहाँ से ये प्यूरिफाई हो गया है। ठीक है, अब इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन आता है, यानी अभी इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि सोडा लाइम कैनिस्टर में सोडा लाइम कैसा होता है, क्या क्या कंपोजिशन होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जो होता है वो जान लेते हैं। सोडा लाइम कैनिस्टर में सोडा लाइम होगा जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिलिका और कुछ H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा होता है क्या कि इसका जो साइज होता है, इससे क्वेश्चन आता है, साइज जो होता है वो 3 से 6 mm। आप कह सकते हैं कि एक ग्रेन्यूल्स का साइज 3 से 6 mm होता है, या फिर कह सकते हैं कि 4 से 6 मेस होता है, MESH। ठीक है, एक हो गया mm में तो 3 से 6 mm साइज हो सकता है, या फिर मेस में कहें तो 4 से 6 मेस होता है इसका साइज। ठीक है, 2 यूनिट में आप कह सकते हैं, मेस में कहें तो 4 से 6 मेस, अगर mm में कहें तो फिर 3 से 6 mm। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या, इसके साइज के बारे में जानेंगे। तो अप्रोक्स आप जान गए कि साइज कितना होता है। अब हमारा इसमें है कि इसका काम भी जान गए कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका कलर कैसा चेंज होता है? तो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा, इथाइल वॉयलेट में। तो इसमें इंडिकेटर क्या होता है? तो इथाइल वॉयलेट होता है, क्योंकि ये थोड़ा बैंगनी कलर में बदल जाता है बाद में। पहला व्हाइट होगा तो व्हाइट होता है, तो जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, कलर जब इसका चेंज होगा तो पता चल जाएगा कि ये खराब हो गया। तो किस कलर में आएगा? तो इथाइल वॉयलेट कलर में आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए। सबसे पहले मरीज को इंस्पिरेटरी ट्यूब के थ्रू, यानी मशीन है, मशीन से सारे गैसेज मिक्स होके ये इंस्पिरेटरी ट्यूब के थ्रू मरीज के पास आया, तो मास्क के थ्रू मरीज के पास आया, मरीज सांस ले लिया। ठीक है, अब उसका यूज किया, फिर छोड़ता है तो CO2 जो है एक्सपिरेटरी ट्यूब के थ्रू रिजर्वायर बैग में होते हुए आ जाता है सोडा लाइम कैनिस्टर में। सोडा लाइम कैनिस्टर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 को प्यूरिफाई कर देगा, फिर दोबारा ये इंस्पिरेटरी के थ्रू यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहता है। तो ये था हमारा क्लोज्ड सर्किट। यहाँ पे किसी भी प्रोसीजर में आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, यहाँ से आया फिर दोबारा रिटर्न हुआ, फिर यहाँ प्यूरिफाई हुआ, फिर दोबारा मरीज के पास आया। तो एक ये सर्किट कंप्लीट सर्किट बन गया है, कहीं भी बाहर वेंट होने का, बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोग को कहीं भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। और फीडबैक देना और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।